सर्वेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मित्र, आप सभी का हमारे शास्त्री शिवम श्री यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जो मित्रगण हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्र तक पहुंचाएं। आज हम सभी लोग साहित्य दर्पण, जो कि आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा विरचित है, साहित्य दर्पण के छठे परिच्छेद में जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी ध्यान में हम रखेंगे और क्रम से मूल पाठ का जो है अर्थ जानेंगे। यदि आपके पास भी साहित्य दर्पण का पीडीएफ या बुक हो तो आप एक बार इस वीडियो के माध्यम से भी आप अध्ययन क्रमशः कर सकेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो अभी आपको मैं एक एक बिंदु का, एक एक शब्दों का अर्थ क्या है, ऐसा क्यों कहा गया, यदि ऐसा ना कहा गया होता तो क्या होता, इत्यादि जो कुछ भी शंकाएं हैं उसका भी यथा जो कुछ मैंने गुरुजी से पढ़ा है, अपने अध्यापकों से पढ़ा है, उसको मैं आपके समक्ष पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इस अपने चैनल के माध्यम से। तो आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए और आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो। तो वाग्देवी को जो है नमस्कार करके, शरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसी श्यामे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततमर्थान अखिलान प्रकाशेतु। एवं ध्वनिगूढ़े भूतव्यंगत्वेन काव्यस्य भेदद्वयम् उक्त्वा पुनर्दृश्य श्रव्य भेदद्वयम् आह। कहें कि अब इधर ध्वनिगुणीभूत व्यंग से काव्य के भेद द्वयम् उक्त्वा, काव्य के दो भेदों को कह करके पुनः क्या दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य को बताते हैं, कहते हैं। इस प्रकार ध्वनि और गुणीभूत व्यंग के रूप में काव्य के दो भेदों को बतला करके फिर दृश्य और श्रव्य काव्यों के दो भेद को कहते हैं। क्या कहें? एवं ध्वनि गुणीभूत व्यंगत्वेन, कहें एवं इस प्रकार से ध्वनि गुणीभूत व्यंगत्वेन, ध्वनि गुणीभूत व्यंग से काव्य के भेदद्वयम् उक्त्वा, काव्य के दो भेदों को कह करके पुनः दृश्य और श्रव्य के दो भेद को कहते हैं। क्या कहें? दृश्य श्रव्यत्वं भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। क्या कहें? दृश्य और श्रव्यत्व के भेद से पुनः काव्य कितने प्रकार का हुआ? कहें दो प्रकार का हुआ। कौन कौन सा? क्या कहें? दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्य द्विधा मतम। कहें दृश्य और श्रव्य काव्य के भेद से पुनः काव्य कितने प्रकार का हो रहा है? कहें पुनः काव्य द्विधा मतम। दृश्यम तत्राभिनयम, कहें दृश्य काव्य क्या है? कहें दृश्य और श्रव्य काव्य के भेद से पुनः काव्य दो प्रकार का होता है। फिर कहेंगे माना गया है, कहें उसमें क्या कहेंगे? दृश्य को क्या कहेंगे? कहें दृश्यम तत्राभिनयम। कहें दृश्य क्या है? कि जो अभिनय है, अर्थात अभिनय योग्य काव्य जो है उसे दृश्य काव्य कहेंगे, जिसमें अभिनय का वर्णन किया गया हो, अभिनय किया जाए ऐसे काव्य में और दर्शनीय हो, वह दृश्य काव्य होगा। तो इस प्रकार से क्या कहें दृश्यम तत्राभिनयम। कहें दृश्य क्या है? कहें वह अभिनय है, अभिनय ही दृश्य काव्य है, ऐसा कह सकते हैं। तस्य रूपक संज्ञा हेतुमाह, कहें अब उसके रूपक का वर्णन करते हैं, कहें उसके रूपक नाम होने के कारण बतलाते हैं कि उसका नाम रूपक ही क्यों कहा, उसके बारे में कहते हैं। क्या कहें? तद्रूपारोपात्तु उपरूपकम। क्या कहें? तद्रूपारोपात्तु रूपकम। फिर क्या कहें कि तद्रूपारोपात्तु रूपकम। कहें नट में राम आदि स्वरूप आरोप होने के कारण दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं। कहें दृश्य काव्यस्य अपर नाम रूपक एव भवति। कहें कि नट में राम आदि के स्वरूप का आरोप करने के कारण, आरोप होने से उस दृश्य काव्य को क्या कहेंगे? रूपक भी कहते हैं। कहें फिर क्या कहें कि तद, नीचे लिखते हैं, तद दृश्यम काव्यम नटे रामादि स्वरूपारोपाद्रूप उपगम इति उच्यते कोसाभिनयम इत्याह। कहें फिर क्या अभिनय क्या है? अपने रूपक बता दिया, तो अभिनय क्या है? कहें अभिनयो नाम अभिनयस्य वर्णनम अत्र क्रियते। कहें वर्णन का, अभिनय का करते हैं। क्या कहें? कहें ओ को साव अभिनय इति आह, क्या अभिनय है उसको अब बतलाते हैं।
कहें भवेद अभिनयो अवस्थानुकारः स चतुर्विधः। क्या कहें भवेद अभिनयो अवस्थानुकारः स चतुर्विधः। आंगिको वाचिकश्चैवम् आहार्यः सात्विकस्तथा। क्या कहें भवेद अभिनयो अवस्थानुकारः स चतुर्विधः। आंगिको वाचिकश्चैवम् आहार्यः सात्विकस्तथा। कहें भवेद अभिनयः, कहें वह अभिनय हो। क्या कहें भवेद, भवेद मतलब हो, अभिनय अवस्थानुकारः स चतुर्विधः। कहें वह अवस्था के अनुसार, समय के अनुसार वह 4 प्रकार का होता है। क्या कहें कि नटों में राम युधिष्ठिर आदि की अवस्था का अनुकरण करके अभिनय कहते हैं, अनुकरण को ही अभिनय कहते हैं। कहें कि जैसे कोई एक नायक है, जैसे सबको आप समझ लीजिए मैं हूं, यदि राम की तरह मैं आचरण करता हूं, राम का अभिनय करता हूं, तो क्या होगा, तो कहें कि मैं राम तो हूं नहीं, लेकिन मैं उनका, मेरे अंदर वो आरोप हो रहा है, मैं उनका अभिनय कर रहा हूं कि मैं रामचंद्र जी का जीवन ऐसा था ऐसा था, हम अभिनय कर रहे हैं। तो क्या कहें अभिनय अवस्था के अनुसार है। जैसे मान लीजिए अभी जब हम क्या कहते हैं, जब हम अभिनय की अवस्था में होंगे तो हम राम के स्वरूप में होंगे और बाद में हम जो हैं वो वही रहेंगे। तो कहें अवस्थानु, कहें भवेद अभिनयो अवस्थानुकारः स चतुर्विधः। कहें अवस्था को देख करके समय समय पर वह 4 प्रकार का होता है। कहें क्या क्या, कहें आंगिको वाचिकश्चैवम् आहार्यः सात्विकस्तथा। कहें आंगिक अभिनय, जो अंग से होने वाला अभिनय होता है उसे हम आंगिक अभिनय कहते हैं। वाचिक अभिनय, कहें वचन से होने वाला जो अभिनय होता है उसे हम वाचिक अभिनय कहते हैं। आंगिको वाचिकश्चैवम् आहार्यः। आहार्य क्या है, किसको कहें वेशभूषा, रचना इत्यादि, जो हम लेप इत्यादि करते हैं, आहार्य वेशभूषा आभूषण इत्यादि पहनते हैं, वह क्या कहें कि वो आहार्य हो गया। सात्विक को क्या कहें कि स्तंभ और स्वेद आदि स्वरूप वाला, अर्थात स्तंभ को कह सकते हैं और स्वेद इत्यादि स्वरूपों को भी कह सकते हैं। इस प्रकार से अभिनय के कितने भेद हुए, कहें अभिनय के 4 भेद हुए, आंगिक वाचिक और आहार्य सात्विक। आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक। कहें भवेद अभिनयो अवस्थानुकारः स चतुर्विधः। आंगिको वाचिकश्चैवम् आहार्यः सात्विकस्तथा। इस प्रकार से अभिनय के जो है 4 भेद हुए। कौन कौन से अभिनय के 4 भेद, आंगिक, वाचिक और आहार्य सात्विक। भवेद अभिनयो अवस्थानुकारः स चतुर्विधः। आंगिको वाचिकश्चैवम् आहार्यः सात्विकस्तथा। इस प्रकार से अभिनय के 4 भेद हम लोगों ने जाने। अब आगे हम रूपक के बारे में जानते हैं। रूपक प्रायशः टीजीटी, पीजीटी, संस्कृत जगत के नेट, जीआरएफ, जो स्टेट लेवल के जो हायर एजुकेशन की जो परीक्षाएं होती हैं, लगभग प्रायशः सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो इसलिए साहित्य दर्पण हमें वैसे भी परीक्षा की दृष्टि से ना, ज्ञान की दृष्टि से भी एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। तो अब हम रूपक के बारे में जानते हैं। कहें रूपक क्या कहें, नटै रंगादिभिः राम युधिष्ठिरादिना नाम अवस्थानुकरणम अभिनयः रूपकस्य भेदनाः। क्या कहें कि नटै रंगादिभिः राम युधिष्ठिरादिनाम अवस्थानुकरणम अभिनयः। क्या कहें कि नटै रंगादिभिः राम युधिष्ठिर इत्यादि की अवस्था का अनुकरण करके अभिनय करते हैं। कहें रूपकस्य भेदनाः। अब यहाँ रूपक का वर्णन करते हैं। क्या कहें, नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकारणिमाः इहा मृगांक विथ्यः प्रहसनमीति रूपकाणि दश। अब यहाँ पर रूपक का वर्णन करते हैं। कहें रूपक को क्या कहें नाटकम अथ प्रकरणम। नाटकम अथ प्रकरणम, अथ नाटकम प्रकरणम, नाटक हो गया, प्रकरण हो गया, भाड़ हो गया, व्यायोग हो गया, समवकार हो गया, डिम हो गया, यह हो गया, यह मृग हो गया और अंक हो गया, विथ्य हो गया, प्रहसन हो गया। इस प्रकार से रूपकाणि दशा, रूपक के 10 भेद को वर्णन करते हैं, 10 भेदों का वर्णन करते हैं। फिर एक कारिका के माध्यम से देखते हैं कि नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकारणिमाः इहा मृगांक विथ्यः प्रहसनमीति रूपकाणि दशा। इस प्रकार से 10 रूपकों का वर्णन करते हैं। 10 रूपक कौन कौन से हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहा मृग, अंक, विधि और प्रहसन। इस प्रकार से रूपक के 10 भेद हैं। और उसके बाद रूपक के भेदों का वर्णन करने के बाद उपरूपक के बारे में बताते हैं। उपरूपक के 18 भेद होते हैं। उपरूपक के 18 भेद हैं। कारिका है नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, सट्टकम, नाट्यरासकम,
प्रस्थानो लाप्य काव्यानि प्रेङ्खणं राशुकं तथा संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका दुरमल्लिका प्रकरणे हल्लेशोभाणिकेति च अष्टादश प्राहुरूपकाणि मनीषिणः बिना विशेषं सर्वेषां लक्ष्मनाटकवनमतम्। क्या कहें, नाटिका त्रोटकं गोष्ठी सट्टकं नाट्यरासकं प्रस्थानो लाप्य काव्यानि प्रेङ्खणं राशकं तथा संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका दुरमल्लिका प्रकरणे हल्लीशोभाणिकेति च अष्टादश प्राहुरूपकाणि मनीषिणः बिना विशेषम सर्वेषां लक्ष्मनाटकवनमतम्। इस प्रकार से 18 उपरूपकों का वर्णन करते हैं। क्या 18 उपरूपक में कौन कौन से 18 उपरूपक हैं? क्या नाटिका त्रोटकम गोष्ठी, नाटिका हो गया, त्रोटक हो गया, गोष्ठी हो गया, सट्टक हो गया, नाट्य रासक हो गया, और प्रस्थान हो गया, उल्लाप्य काव्य प्रेंखण राशक संलापक श्रीगदित शिल्पक विलासिका दुरमल्लिका प्रकरणी हल्लेश भाड़िका। इस प्रकार से 18 उपरूपक हैं। 18 उपरूपक और 10 रूपक हैं। 10 रूपक और 18 उपरूपक का वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद नाटकस्य लक्षणम, नाटक के लक्षण की चर्चा करते हैं। तो नाटक के लक्षण के बारे में यदि कारिका के माध्यम से हम देखते हैं तो कारिका इस प्रकार से है। नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलासध्यर्थादि गुणवद्युक्तम नाना विभूतिभिः सुख दुःख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिकादेश परास्तत्रांकाः परकीर्तिताः प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान् दिव्यो अथ दिव्या दिव्यो वा गुणवत्नायको मतः एक एव भवेद्वंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेऽद्भुतः चत्वारः पंच वा मुख्याः कार्यव्यापृत पुरुषाः गोपुक्षाग्र समाग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम्। एक बार फिर पुनः देखते हैं। नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलासध्यर्थादि गुणवद्युक्तम नाना विभूतिभिः सुख दुःख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिकादेश परास्तत्रांकाः परकीर्तिताः प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान् दिव्यो अथ दिव्या दिव्यो वा गुणवत्नायको मतः एक एव भवेद्वंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेऽद्भुतः चत्वारः पंच वा मुख्याः कार्यव्यापृत पुरुषाः गोपुक्षाग्र समाग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम। इस प्रकार से कहें कि नाटक का क्या लक्षण है? कि नाटक का चरित्र इतिहास और पुराण आदि में प्रसिद्ध होना चाहिए। कि नाटक का आधार कैसा हो, जो पुराण इत्यादि में जो लोक प्रसिद्ध हो ऐसा वो होना चाहिए। वह मुख्य इत्यादि नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम, कहें जो 5 संधियां हैं उन संधियों में कोई न कोई एक संधि होना परम आवश्यक है। कहें वह मुख्य इत्यादि जो 5 संधियों से और अनेक विभूतियों से युक्त अर्थात महासहाय संपन्न होना चाहिए। फिर क्या कहें विलासध्यर्थादि गुणवद्युक्तम नाना विभूत भी सुख दुःख समुद्भूति नाना रस निरंतरम, कहें सुख और दुख उत्पत्ति वाला, जैसे कि राम और युधिष्ठिर आदि के वृतांतों में स्पष्ट है। उसके बाद क्या कहें नाना रस निरंतरम सुख दुःख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिका देश पराः तत्रांकाः पर कीर्तिताः, कहें श्रृंगार आदि अनेक रसों से अव्यवहित होता है, उसमें 5 से लेकर के 10 अंक तक कहे गए हैं। अर्थात मिनिमम मैक्सिमम 10 अंक तक होना चाहिए, 5 अंक से कम नहीं है। लेकिन भाष्य के कर्णभारम एकांकी है तो वहाँ पे 1 ही अंक है, उसमें वहाँ पे 5 अंक नहीं लिए गए हैं क्योंकि वो एकांकी है। इस प्रकार के भी उदाहरण हैं। कहें कि उसमें फिर नायक कैसा, कहें कि पंचादिका देश परास्तत्रांकाः प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान, कहें प्रख्यात वंश अर्थात जो नाटक में जो नायक होगा वह प्रख्यात वंश अर्थात उसका वंश जो हो वो सुप्रसिद्ध वंश से होना चाहिए, सुप्रसिद्ध वंश का राजर्षि होना चाहिए। जैसे दुष्यंत आदि। और क्या होना चाहिए, कहें धीरोदात्त हो और प्रतापी हो। दिव्य जैसे दिव्यो अथ दिव्या दिव्यो वा गुणवत् नायको मता, कहें जैसे कृष्ण आदि की आदि और दिव्या दिव्य अर्थात जो दिव्य होकर के भी अपने में नरत्व अभिमान करने वाले जैसे राम आदि और गुणवान होना चाहिए। इस प्रकार से क्या कहें प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान दिव्यो अथ दिव्या दिव्यो वा गुणवत् नायको मतः, कहें कि प्रख्यात वंश से वह राजा होना चाहिए और
उसमें धीरोदात्त नायकों में भी धीरोदात्त नायक होना चाहिए, और प्रतापी हो, दिव्यो अथ दिव्यादिव्यो, कहें उसकी कीर्ति यशो कीर्ति चारों दिशाओं में फैली होनी चाहिए। इस प्रकार से गुणों से युक्त नायक नाटक में अपेक्षित है। कहें एक एव भवेद्वंगी श्रृंगारो वीर एवं, कहें अंगी एक एव भवेद्वंगी, कहें अंगी प्रधान रस एक ही होना चाहिए। क्या कहें कि अंगी प्रधान रस एक ही होना चाहिए, श्रृंगार हो या वीर हो। कहें एक एव भवेत नाटके किम भवेद, कहें श्रृंगारो वीर एवा, कहें श्रृंगार रस प्रधानता रस की होनी चाहिए, और दूसरा वीरता की प्रधानता होनी चाहिए। कहें नाटक में दो ही रस में, दोनों रसों में से एक रस अंग प्रधान होना चाहिए। कहें अंग मन्ये रसाः सर्वे, क्या कहें कि अन्य रसों को क्या करते हैं, अंग मानते हैं। ऐसा नहीं है नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको क्या अंग मानते हैं, नाटक का अंग मानते हैं। लेकिन मुख्य क्या होना चाहिए, कहें मुख्य में श्रृंगार हो या वीर रस हो, दोनों में से एक रस होना चाहिए। एक रस को हम प्रधान रस मानते हैं और नाटक का अंग सभी रसों को मानते हैं। कहें अंग मन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेद्भुतम, कहें निर्वहण संधि में अद्भुत रस होना चाहिए। और क्या कहें चत्वारः पंचवा मुख्याः कार्य व्यापृत पुरुषाः, नाटक में 4 और 5 मुख्य पुरुष कार्य में लगे रहते हैं। ऐसा इस प्रकार का नाटक होना चाहिए कि 4 और 5 पुरुषों से युक्त हो, जो कि अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न हो, जो उनको दायित्व हो, जो उन दायित्वों का वो निर्वहन कर रहे हों। कहें गोपुक्ष के अग्र गोपुक्षाग्र समाग्रम तो बंधनम तस्य कीर्तितम, कहें गोपुक्ष के अग्रभाग के समान अंकों को क्रम से सूक्ष्म करना चाहिए। कहें जैसे जैसे गोपुक्ष में कुछ बाल छोटे और कुछ बाल लंबे होते हैं, वैसे ही कुछ कार्यों को मुख संधि और कुछ कार्यों को प्रतिमुख संधि में समाप्त करना चाहिए। ऐसी जो है नाटक की रचना होनी चाहिए। कहें कि जैसे गोपुक्षाग्र समाग्रम तो बंधनम तस्य कीर्तितम, कहें कि जैसे कि मुख संधि प्रतिमुख संधि जो 5 संधियां हैं, तो किसी को छोटे अंक, एक छोटा अंक हो, एक बड़ा अंक हो, एक छोटा अंक हो, एक बड़ा अंक हो, इस प्रकार से नाटकों का निर्माण करना चाहिए, नाटकों का लेखन कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि एक समान हो, छोटा बड़ा हो। कहें गोपुक्ष अग्र, कहें गाय की जो पूंछ है, उस पूंछ के अग्र भाग में आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो कोई छोटे बाल कोई बड़े बाल दिखाई पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ बताते हैं कि मुख और प्रतिमुख संधियों के समान में होना चाहिए। कोई एक मुख संधि हो, फिर प्रतिमुख संधि हो, फिर और निर्वहण संधि इत्यादि हो, जो भी है उन संधियों का होना परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से आज हमने दृश्य और श्रव्य काव्य के बारे में जाना, फिर उसके बाद अभिनय के बारे में जाना, अभिनय के बाद रूपक का वर्णन किया, रूपक के बारे में जाना, रूपक के बाद उपरूपक के बारे में जाना, उनके भेदों को जाना, फिर नाटक के लक्षणों को जाना। इस प्रकार से अब आगे वाले क्रम में हम नायक के चरित्र के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिव मिश्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ।